नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस बुक के चैप्टर 3 जिसका नाम है मगध का उदय और ये है आपका पेज नंबर 39 इस बुक का। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी जानकारी हम जान लेते हैं कि आखिरकार मगध है क्या। देखिए बच्चों, मौर्य पूर्व काल में पूरा उत्तरी भाग हमारे 16 महाजनपद में डिवाइड था, जिसमें से एक था हमारा क्या, मगध। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आगामी परीक्षा में बन सकते हैं। दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व तक उत्तर भारत की सभी राजनीतिक शक्तियों में मगध सबसे शक्तिशाली था। जरासंध और ब्रह्मदत्त को इसका संस्थापक माना जाता था, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक मतलब कि इसका जो मेन उदय किया, जो उसको विकसित बनाया मगध को, वो बनाया था आपका बिंबिसार एवं अजातशत्रु, इन दोनों ने। अब वास्तविक संस्थापक के रूप में जो श्रेय जाता है मगध के उदय का, वो जाता है बिंबिसार को और अजातशत्रु को, और राजगृह इनकी थी राजधानी। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ये थी इससे संबंधित बेसिक जानकारी। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मालवा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मालवा। देखिए, वर्तमान का मालवा महाजनपद प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से हम इसको जानते थे। और दोस्तों, ये अवंतिका 2 भागों में डिवाइड थी, मतलब कि 2 राज्यों में ये क्या थी, विभक्त थी। पहले को हम कहते थे उत्तरी अवंतिका और दूसरी को हम कहते थे दक्षिणी अवंतिका। अब बात आती है यहाँ की राजधानी की, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी अवंतिका की जो राजधानी थी वो थी आपकी उज्जैनी, जबकि दक्षिणी अवंतिका की राजधानी थी आपकी महिष्मती। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, आजीवक एक संप्रदाय था। ये एक संप्रदाय था, हम सभी को मालूम है, लेकिन ये किस बात पर बिलीव करता था या फिर ये किसके समकालीन था? तो इसका सही आंसर होगा ये बुद्ध के समकालीन था। देखिए, आजीवक के समकालीन एक संप्रदाय था। इन्हें हम लोग नियतिवादी संप्रदाय के नाम से भी हम इसको पुकारते हैं, आजीवक को। तो आजीवक का एक अन्य नाम भी है नियतिवादी संप्रदाय। देखिए, आजीवक लोग पुरुष कर्म और उत्थान की अपेक्षा इसकी बजाय ये लोग भाग्य पर, नियति पर, ऐसा ही होना था, घटना पर विश्वास रखते थे, इसको बलवान मानते थे। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कि हम दुनिया में रहते हैं यहाँ पर इस समाज में, तो समाज में इस तरह के लोग पाए जाते हैं जो लोग भाग्य पर बिलीव करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कर्मों पर विश्वास रखते हैं। तो ये क्या थे, ये केवल अपने भाग्य पर और नियति पर ही विश्वास रखते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, वह शासक कौन था जिसने राज्य के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या करी थी? दोस्तों, ये था अजातशत्रु। देखिए, मगध पर हर एक वंश के शासक, वे इस वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। और यही हाल, जी हाँ, यही हाल इसके साथ भी हुआ था जब इसके पुत्र ने इसकी हत्या की थी, जिसका नाम था उदयीन। तो आपको याद रखना है कि अजातशत्रु की हत्या किसने करी थी? तो अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयीन ने की थी। अगर इतिहास के पन्नों को अगर हम ध्यान से देखें ना, केवल बस यही चलता था, पुत्र पिता की हत्या कर रहा है, इवन पिता पुत्र तक की भी हत्या कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया था। अगर हम बात करें अशोक के बारे में, तो बिंदुसार ने भी कई बार प्रयास किया था अशोक की हत्या करने का। क्यों? क्योंकि उसकी स्किन में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, उसकी त्वचा, उसका चेहरा में चित बड़े दाग बहुत ज़्यादा थे उसकी पूरी बॉडी में, जिसको लेकर के बिंदुसार बहुत ज़्यादा परेशान था। कई बार हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन फाइनली बाद में क्या हो गया, तख्ता पलट हो गया। बाकी ठीक है, अभी हम फिलहाल इस टॉपिक पर डिस्कस नहीं करेंगे, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला था? देखिए, आपको युद्ध का नाम याद होगा, हाइडेस्पेसिस का युद्ध, झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध। ये तीनों ही युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। जब ये युद्ध हुआ था तो आमने सामने कौन सी नदी पर पड़ाव डाला था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, झेलम की तट पर। देखिए, सिकंदर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध है वो है आपका झेलम का युद्ध, जो आपका हुआ था 326 ईसा पूर्व में। झेलम नदी के तट पर पौरव राजा पोरस के साथ में ये वॉर हुआ था, जो वितस्ता के युद्ध के नाम से भी हम इसे जानते हैं, और हम इसको हाइडेस्पेसिस के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तीनों ही नाम और ये वर्ड्स आपको ध्यान रखना है, किन किन के मध्य हुआ ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित मगध के वंश को हमें क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। नंद, शिशुनाग, मौर्य और हर्यक वंश। अब यहाँ पे अगर हम सही क्रम लगाएं, सबसे पहले कौन सा वंश आया था, उसके बाद कौन सा वंश, उसके बाद और उसके बाद कौन सा वंश आया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सबसे पहला जो हम देख रहे हैं दोस्तों, वो था हर्यक वंश। प्रथम शासक कौन था इसका, हर्यक वंश का? तो वो था आपका बिंबिसार। अगर हम बात करेंगे इस वंश का अंतिम शासक कौन था, याद रखिएगा, एग्जाम में केवल पूछा गया है। इसका अंतिम शासक था नागदशक।
फिर हमने बात करी थी शिशुनाग की, सेकंड नंबर पे शिशुनाग था। तो शिशुनाग वंश प्रथम शासक इसका शिशुनाग था और अंतिम शासक था इसका महानंदिन। कौन था? महानंदिन। अगर हम बात करेंगे नंद वंश के बारे में तो इसका संस्थापक था महापद्मानंद और अंतिम शासक था इसका घनानंद। मौर्य के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके एक बार कमेंट जरूर करिएगा। मौर्य वंश ऐसा टॉपिक है कि आपने पक्का रीड किया होगा। अगर आपको 1 साल से अधिक समय हो चुका है और इस टॉपिक के बारे में आपको नहीं पता है तो दोस्तों थोड़ी सी दुखदायी बात यह है कि आपने जो भी पढ़ा है आप उतनी स्पीड से आप भूल भी चुके हैं। तो प्लीज़ इस टॉपिक को एग्जाम में जाने से पहले जरूर करिएगा याद अच्छे से। देखिए, प्रथम शासक था इसका चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक कौन था? वो था आपका ब्रह्मदत्त। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक जो राजा खारवेल था, ये कौन से क्षेत्र से था? आपको याद होगा अशोक का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, वो इसके खिलाफ ही हुआ था, इसके अगेंस्ट इसने युद्ध किया था, तो वो था आपका खारवेल का राजा कलिंग। अशोक का फेमस युद्ध कब हुआ था? 261 में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, कलिंग। क्वेश्चन नंबर 7। उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मगध। मगध साम्राज्य में संभवतः मौर्य शासकों ने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया था और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का वर्णन यूनानी लेखक प्लूटार्क ने किया था कि हाँ, इनकी सेना के पास में भी हाथी था। हाथी का ये साक्ष्य, ये इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिली है? तो ये मिली है हमको प्लूटार्क के द्वारा, उसके एक लेख में इसका जिक्र किया गया था। तो इस व्यक्ति का नाम भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8। किसकी सेना ने ग्रीस शासकों सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पोरस। क्वेश्चन नंबर 9। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था। तो वो था वज्जी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वज्जी। देखिए, वज्जी संघ 8 गणतंत्र का एक समूह था और बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिसमें से 8 वज्जी संघ के अंतर्गत आते थे और बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था। तो वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य था सबसे बड़ा शक्तिशाली राज्य था। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। तो मगध के श्रेय का उदय मैंने शुरुआत में आपको वीडियो के बताया था, तो आपको याद होगा। तो उसका वास्तविक श्रेय जो जाता है वो जाता है आपका बिंबिसार को। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? मौर्य वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदत्त की हत्या करने के बाद में उसका सेनापति जो शुंग था, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना करी थी और शिशु वंश की नींव भी इसी व्यक्ति ने रखी थी और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शुंग वंश। क्वेश्चन नंबर 12। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये हमारे इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों को इसके बारे में मालूम होगा। नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय पटना के पास लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है, 1 आध किलोमीटर अपने जो हो सकते हैं, बट सही आंकड़ा फिर इंची टेप से नापा नहीं है, तो इसको लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 80 किलोमीटर के आसपास है। और दोस्तों इसे वर्ष 2016 की बात है कि विश्व विरासत स्थल की धरोहर सूची में इसको शामिल भी किया गया था और इसका निर्माण गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त के समय में हुआ था। तो आपको नाम याद रखना है कि किसने इसका निर्माण किया था, तो वो थे आपके गुप्त काल के शासक जिनका नाम था कुमार गुप्त। दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर में बस फिर मात्र इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी हो, कुछ भी आपने नया सीखा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमको सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर कर। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।